हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुभव आप सभी का स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, जो भी हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, कि हमारे द्वारा इस चैनल पर आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और हिस्ट्री के पोर्शन को पैट परीक्षा के लिए कवर कराया जा रहा है। तो उसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं और लगभग हमारा एनिसेंट हिस्ट्री का अब गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन ही बचे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे नोट्स हैं, ये स्पेशली पीसीएस पर्पज़ से बनाए गए नोट्स थे। लेकिन कुछ साथियों ने, कुछ दोस्तों ने कहा कि सर आप ऑनलाइन भी एक बार थोड़ा सा शेयर कर देंगे तो एक हमारे पास एक बूस्टर के रूप में एक अच्छा काम हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो जो हमारे जो ये नोट्स हैं, ये नोट्स पीसीएस परीक्षा के लिए हैं। मैंने इसमें स्पेशल चीज़ों को चिन्हित किया है जिससे जो सिर्फ आपके लिए काफ़ी है। पढ़ने के लिए आप इसको संपूर्ण पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें आपको वीडियो क्लास में वही बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो जिससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और यह क्लास आपके लिए एक बूस्टर की तरह होगी। आप इसको 15-20 मिनट बस ध्यान से सुनिएगा। आपको बस इतना काम होगा कि आप इसको 15 मिनट ध्यान से सुनिएगा। आपको ये भी लगे कि समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही 15 मिनट आप इसको पूरा देख लोगे, 15 से 20 मिनट, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप पूरे गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। और क्लास के बाद इसकी पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम से चैनल पर शेयर कर देंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुख्य सेविका की क्लासेस भी हमारे चैनल पर एक होम साइंस के स्पेशलिस्ट मैम के द्वारा कराई जा रही हैं। तो जिसको मुख्य सेविका के लिए तैयारी करनी हो, वो भी परस्पर हमारे चैनल से जुड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आपको बस इतना कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी हमारी शुरुआत है, आपका साथ मिलेगा, हम मोटिवेट होंगे, हम आपके लिए बहुत तरक्की से अच्छा काम करेंगे। आप सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना। दोस्तों, इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ गुप्त साम्राज्य की। क्लिक कर दीजिएगा, मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो गुप्त साम्राज्य की शुरुआत में दोस्तों मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि गुप्त आए कहाँ से, गुप्त थे कौन। तो गुप्त में दोस्तों, गुप्त जो थे, गुप्त कुषाण वंश के सामंत थे। कुषाण वंश समझते हैं ना आप, जिसका जिसका वो था, संस्थापक था। और कनिष्क जो आपने नाम सुना होगा, कनिष्क इस वंश के महान राजा थे। तो उसी कुषाण वंश के सामंत थे गुप्त लोग। जैसे जैसे कुषाण वंश कमज़ोर हुआ, वहीं पर और उसी उन्हीं एरियाओं में कुषाण वंश कमज़ोर हुआ, वहीं पर इनके सामंत के रूप में गुप्त कार्य कर रहे थे। तो जैसे जैसे वे कमज़ोर हुए, तो इन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू करी और धीरे धीरे इसी तरीके से इन्होंने एक पूरे गुप्ता एम्पायर को खड़ा कर दिया। एक साम्राज्य बना दिया पूरा गुप्तों का, जिसको गुप्ता एम्पायर कहा गया। इसी गुप्ता एम्पायर में दोस्तों सबसे पहले इसके संस्थापक के तौर पर किसको जाना गया, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसके संस्थापक के तौर पर दोस्तों जाना गया श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त को गुप्त वंश के संस्थापक के तौर पर जाना गया। मैं बता देखो, लिखा भी है कि प्रभावती गुप्त का पूना स्थित तामपत अभिलेख के अनुसार श्री गुप्त को गुप्त वंश का आदिराज आदि पुरुष माना गया है। तो इन्हें गुप्त वंश का आदिराज आदि पुरुष माना गया है। अतः गुप्त वंश की स्थापना का श्रेय श्री गुप्त को प्राप्त है। दोस्तों, आपके सिलेबस में है चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त ही, लेकिन थोड़ा उसके पूर्वजों से रिलेटेड और उनके वंशों से रिलेटेड अगर हम पता कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसी से क्लास का एक फ्लो बनेगा, उसी से आपको सारी जानकारियाँ होंगी। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उसके वो कौन थे, संस्थापक कौन थे, ऐसे आ जाता है। तो जो इतना हम बता रहे हैं उतने पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। और उससे भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन है कि श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि धारण करने का मतलब है कि इनसे भी ऊपर थे कोई महाराज। अगर ये इनकी उपाधि होती महाराजा धीराज की, तो इसका माना जाता है कि सबसे ऊपर यही थे। लेकिन महाराज की उपाधि का मतलब है कि ये अभी भी किसी के अंडर में कार्य कर रहे थे। वो किसके अंडर में कर रहे होंगे, कुषाणों के। तो श्रीगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक कोई और थे, जिनके बारे में भी आपको आगे पता चलेगा। श्रीगुप्त को बस आपको इतना याद रखना है, क्वेश्चन अगर ये आएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिन्हें आदिराज या आदिपुरुष माना गया है। श्रीगुप्त के बाद में दोस्तों आए हमारे घटोत्कच। घटोत्कच जो थे, यह श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी।
अर्थात समझ सकते हैं आप कि महाराज की उपाधि घटोत्कच ने भी धारण की, श्रीगुप्त ने धारण की। अर्थात ये दोनों वास्तविक संस्थापक के रूप में नहीं आ सके, ये सामंत के रूप में ही कार्य करते रहे एक तरीके से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं आपको बता दूं जल्दी से। श्रीगुप्त एवं घटोत्कच गुप्त को पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं माना गया है, क्योंकि इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी और उस समय महाराज की उपाधि सामंतों को प्राप्त होती थी, तथा पूर्ण स्वतंत्र शासक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। चूँकि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। तो समझ गए ना आप, श्रीगुप्त इनके संस्थापक थे, लेकिन जो महाराजाधिराज की उपाधि थी वह धारण की चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? वह है चंद्रगुप्त प्रथम। आइए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में तो कुछ लाइनें देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य रहा 319 से 334 ईस्वी तक। यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये 319 ईस्वी लिखा है ना, ये काफ़ी ज़रूरी है। 319 से बहुत कुछ महत्व आपको मिलेगा। 319 में मैं सबसे पहले बता दूँ, 319 पर ही इन्होंने 319 में ही सबसे पहले गुप्त संवत को चलाया। अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम जो इनके वास्तविक संस्थापक हैं, इन्होंने 319 में ही, जिस वर्ष इन्होंने उत्तराधिकार को ग्रहण किया उसी वर्ष इन्होंने गुप्त संवत को चलाया। तो गुप्त संवत कब शुरू हुआ? तो गुप्त संवत दोस्तों हमारा शुरू हुआ है 319 ईस्वी में। तो ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त वंश को चलाया और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो अर्थात आप समझ गए कि सर्वप्रथम जो वास्तविक संस्थापक का दर्जा मिला वह चंद्रगुप्त प्रथम को मिला, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक यही था। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, सबसे पहले गुप्त वंश में सोने के सिक्के चलाने वाले शासक थे। इन्होंने 8 प्रकार के सिक्के चलाए। 8 प्रकार के सिक्कों में मैं आप लिख लीजिएगा, आपको जरूरत होगी। तो एक महत्वपूर्ण सिक्का था जो इन्होंने चलाया था, वो था राजा रानी का सिक्का। राजा रानी के सिक्के में एक तरफ राजा छपे हुए थे, एक तरफ रानी। तो राजा रानी का सिक्का इनके द्वारा चलाया गया मुख्य सिक्कों में से एक था, और यह गुप्त वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाले शासक यही थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की स्थापना की। देखो जैसे लिखा है कि गुप्त संवत की स्थापना इन्होंने ही की। और चंद्रगुप्त प्रथम से जुड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी आप समझ रहे हैं ना, लिच्छवी आपने, जब मैं आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म समझा रहा था तो वहाँ चेटक नाम आया था, तो वही से लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया। तो चंद्रगुप्त प्रथम से आपके लिए बेसिक क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? क्वेश्चन बेसिक ये बन सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने किस संवत की स्थापना की? गुप्त संवत की। कब की? 319 ईस्वी में। सबसे ज़्यादा सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो वह चलाए चंद्रगुप्त प्रथम ने। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। उनमें से एक खास प्रकार था राजा रानी का सिक्का। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। इसके बाद आपके पोर्शन का आ जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त से, कि समुद्रगुप्त के बारे में बताइए। तो जैसे ही 335 में चंद्रगुप्त का कार्यकाल समाप्त हुआ, तो उसी के बाद दोस्तों आए समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से 380 तक रहा। तो 335 से 380 तक जो समुद्रगुप्त रहे, तो उसके बारे में खास तौर पर चर्चाएं हैं कि समुद्रगुप्त अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारे। तो समुद्रगुप्त के अपने जीवन में कभी कोई युद्ध न हारने की वजह से दोस्तों इनको क्या हुआ कि विस्मेंट सिमिंथ जो है एक अंग्रेजी इतिहासकार, उन्होंने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। समझ रहे हो आप? यह बुक लिखी गई है बाद में, और इन्हीं के बाद में वो आया है जिसको आप कह सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि भाई जो है हमारा ये नेपोलियन जो था वो इनसे बाद में आया है, और जबकि भारत का नेपोलियन कहा गया है। और आपको बता दूं कि नेपोलियन तो अपने जीवन में एक लड़ाई हारा भी है, वाटरलू की लड़ाई को नेपोलियन हार गया था, लेकिन समुद्रगुप्त अपने जीवन में कभी हारे नहीं है। तो नेपोलियन को कहा जाना था कि विश्व का समुद्रगुप्त, लेकिन ये सब इतिहास से एक घुमावदार मोड़ है जिसका हम सभी भारतीय भुक्तभोगी है जिन्होंने अपने इतिहास को कवर नहीं किया, कि भारत के राजा को बना दिया कि भारत का नेपोलियन,
जबकि नेपोलियन अपने जीवन में एक युद्ध हारा था और समुद्रगुप्त अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। तो ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त के बारे में यह बड़ा ही चर्चित कथन है और यह क्वेश्चन परीक्षा में काफ़ी बनता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, अप्रतिरथ तथा व्याग पराक्रम की उपाधि धारण की थी। तो जिनकी उपाधियाँ थी वह थी पराक्रमांक, अप्रतिरथ एवं व्याग पराक्रम। ये सभी उपाधियाँ समुद्रगुप्त ने धारण की थी। समुद्रगुप्त का विजय अभियान, तो जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि विंसेंट स्मिथ की बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सब पूछ लेते हैं, ऐसे ही समुद्रगुप्त का विजय अभियान। समुद्रगुप्त के विजयी अभियान के पहले मैं आपको बता दूं कि इनके विजयी अभियान के बारे में चर्चा जो है वह जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, जो प्रयाग में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जिसको अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर जिसको प्रयाग में लेकर गया था, मैंने गलत बोल दिया, बनवाया इनके द्वारा गया था। और उसमें समुद्रगुप्त ने क्या हुआ था कि हरिसेन इनके दरबारी कवि थे, तो हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इनके विजयों का वर्णन किया गया। तो इनकी विजयों का जो वर्णन हमें मिलता है वह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख, किसी भी राजा की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख, जिसमें प्रशंसा की बातें हो उसे प्रशस्ति बोला जाता था। तो समुद्रगुप्त का विजय अभियान, दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि समुद्रगुप्त का विजय अभियान कितने चरणों में रहा। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में एसएससी में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि समुद्रगुप्त का विजय अभियान 5 चरणों में रहा। तो यह क्वेश्चन आ जाता है कि समुद्रगुप्त ने कितने चरणों में विजय अभियान को किया, तो यह 5 चरणों में था। अब आपको ये सारे चरण याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इन्होंने 9 राज्यों को तो हराया आर्यावर्त में, अर्थात उत्तर भारत में। इन्होंने उत्तर भारत में 9 राज्यों को हराया और 12 राजाओं को हराया इन्होंने दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में 12, उत्तर भारत में 9, तो 9 + 12 इतने युद्ध में इन्होंने राजाओं को हराया। उत्तर भारत में 9 राज्यों को और दक्षिण भारत में 12 राज्यों को इन्होंने हराया। दक्षिण भारत पर इनकी यह विजय धर्म विजय कहलाई। दक्षिण राज्य पर इनकी यह विजय धर्म विजय कहलाई। तो इन्होंने 5वां चरण, जो इनका अंतिम चरण था, उसमें उत्तर पश्चिम भारत के कुछ विदेशी राज्यों पर विजय प्राप्त की। तो अर्थात आप समझ सकते हैं ना कि कितने पराक्रमी थे कि इन्होंने 9 राजाओं को उत्तर भारत में हराया और 12 को दक्षिण भारत में जाकर हराया। यह प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस विजयी अभियान को पूरा करने के बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया एवं अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। और समुद्रगुप्त ने जब ये अभियान पूरा कर लिया तो उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया एवं अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली। तो दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन क्या बन सकता है समुद्रगुप्त से, एक तो बुक से कि भाई किस बुक में इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है किसको भारत का नेपोलियन कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को। इन्होंने कितने चरणों में विजय अभियान हुआ, तो 5 चरण में। उत्तर भारत में 9, दक्षिण भारत में 12। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि किसने उसमें यज्ञ कराया, गुप्त साम्राज्य में। तो गुप्त साम्राज्य में उसमें यज्ञ करवाया किसने, समुद्रगुप्त ने। और फिर अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली। ठीक है दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है मैं आपको साथ में रिवाइज कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी समस्या ना आए और इसी क्लास में आप सब कुछ कवर करते हुए आगे बढ़े। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त जो थे उन्हें अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। तो समुद्रगुप्त के बारे में 2 मुख्य बात है कि इन्हें अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके बारे में कुछ आगे कुछ जरा सी थोड़ी बातें होंगी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। जीवन से जुड़ी हुई इनकी यही मुख्य बातें थी। उस समुद्रगुप्त के बाद हमारे जो गुप्त साम्राज्य के शासक बने, ये बने चंद्रगुप्त द्वितीय, या इन्हीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या देवगुप्त, इन्हीं कहा गया। लेकिन इनके और समुद्रगुप्त के बीच में एक शासक कुछ समय के लिए हुए जिसके बारे में गुप्तों ने अपने इतिहास में नहीं लिखा। उनकी कायरता के कारण गुप्तों ने उनको अपने इतिहास में दर्ज नहीं कराया। लेकिन कुछ अभिलेखों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि इन दोनों के बीच में, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में, एक राजा काफ़ी कम समय के लिए हुए
उनके बारे में मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि उस समय कौन हुआ कि हुआ ऐसा कि रामगुप्त जो है समुद्रगुप्त के बाद शासक बने। अब शासक तो बन गए और इन शासक बनने के बाद लेकिन इनमें कायरता थी। कायरता कैसी थी? कायरता इनमें ऐसी थी कि इनके पड़ोस का एक राजा, शक राजा, जिसको शकाधिपति कहा जाता था, उसने इनको बोला कि मैं तुम पर हमला कर दूंगा और तुम्हारे साम्राज्य को छीन लूँगा। अगर आप इसको बचाना चाहते हो तो आप अपनी पत्नी को हमको सौंप दो और साम्राज्य आप बचा लो। तो इस शासक ने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। कहा ठीक है भाई, पत्नियां तो आ जाएंगी। और जो भी इसके मन में मनसा आई, इसने शकाधिपति को अपनी पत्नी को सौंपने का विचार कर लिया। अब इसी बात का पता चला इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को जैसे इस बात का पता चला तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि स्त्री का वेश धारण किया और शकों के शिविर में चले गए। और उस शिविर में जाने के बाद इन्होंने वहाँ पर शकाधिपति की हत्या कर दी। शकाधिपति की हत्या की, उसके बाद वापस आए, अपने भाई की हत्या की, वो गद्दी पर बैठ गए और अपनी भाभी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। तो आइए दोस्तों, मैं देखो इसके बारे में आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बार कि गुप्त शासक के रूप में रामगुप्त का नाम देवी चंद्रगुप्त, हर्षचरित्र, काव्य मीमांसा आदि ग्रंथों से प्राप्त है। यह समुद्रगुप्त के पश्चात गद्दी पर बैठा, परंतु यह एक कायर शासक था। इसके समय में शक आक्रमण बढ़ गए थे, जिससे इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकाधिपति के लिए सौंपकर राज्य में शांति बहाल करने की कोशिश की। तो अपनी पत्नी को शकाधिपति को सौंप दिया, परंतु इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात की भनक लगी तो स्त्री के वेश में ध्रुव देवी के स्थान पर शक शिविर में गया और इस मौका पाकर शकाधिपति की हत्या कर दी। इसके बाद इसने अपने कायर भाई की भी हत्या कर दी तथा स्वयं गद्दी पर बैठ गया एवं ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। तो इसके बाद जो अगले हमारे शासक है दोस्तों, वह हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके अन्य नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं देवगुप्त थे, उपाधियाँ इन्होंने विक्रमादित्य एवं परमभागवत की धारण की। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी उपाधि है। विक्रमादित्य और परम भागवत, यह क्वेश्चन आ जाता है। विक्रमादित्य उपाधि किसने धारण की गुप्त साम्राज्य में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके अलावा इनके अन्य नाम थे देवगुप्त, देवराज, देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। गुप्त साम्राज्य को ही भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग किसे कहा गया? तो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग गुप्त साम्राज्य को ही कहा गया है। और गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर यह अपने चरम पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से पूर्व में बंगाल तक एवं उत्तर में हिमालय से नर्मदा नदी तक था। तो पूर्व में बंगाल, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में हिमालय और नीचे नर्मदा नदी तक, तो लगभग पूरा ही उत्तर भारत का क्षेत्र, पूरा ही पूर्वोत्तर उत्तर भारत का सारा क्षेत्र इनके ही क्षेत्र में आता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए एवं शकारी की उपाधि धारण की। तो शक शासक थे ना, शक क्षत्रप थे रुद्र सिंह तृतीय। तो रुद्र सिंह तृतीय को इन्होंने पराजित किया एवं व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए। किस शैली में? व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए एवं शकारी की उपाधि धारण की। शकारी मतलब शक का दुश्मन, शक प्लस अरी, शकों का दुश्मन। तो ये इन्होंने रुद्र सिंह तृतीय शक क्षत्रप को हराया। गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक यही थे। तो चांदी के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रम संवत की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने विक्रम संवत की स्थापना की। और इसी तरह आपको पता है कि उसकी गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना की थी दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था। तो इनके शासनकाल में ही, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान आया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में काफ़ी समय बिताया। तो यह क्वेश्चन भी बन जाता है कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में 9 रत्न थे। इनके राज्य दरबार में 9 रत्न थे। तो नवरत्न कहा जाता था इनके राज्य दरबार को।
उन 9 रत्नों में जो थे मैं उनको आपको नाम बता दूं और ख़ास इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1 धन्वंतरी। धन्वंतरी जो थे एक चिकित्सक थे, वह इनके राज्य दरबार में थे। उसके अलावा घाट खरपर थे जो इनके राज्य दरबार में कवि के रूप में कार्य करते थे। कालिदास जो थे वो लेखक थे इनके राज्य में। कालिदास के नाम से आप भली भांति परिचित हैं। धन्वंतरी चिकित्सा क्षेत्र हुआ, कालिदास लेखक हुए। वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि वराहमिहिर गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री किसके दरबार में थे, तो नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। उसके अलावा अमर सिंह के बाद कक्षपणक। शपनक के बारे में क्वेश्चन पहले पूछा गया है यूपीपीएससी में भी और यूपी ट्रिपल एससी में भी कि इनके कार्यकाल में ज्योतिष के रूप में कौन थे, तो वे थे छपणक इनके राज्य में ज्योतिष थे और वररुचि संस्कृत के व्याकरण के जानकार थे। वेताल भट्ट आपने सुना ही होगा, विक्रम बेताल। तो वेताल भट्ट एक जादूगर के रूप में एक मंत्र शास्त्री थे इनके दरबार में एवं शंकु शिल्प शास्त्री थे। तो आपके लिए इतने सब कुछ हो गए। इसमें आपको सर्वप्रथम जो याद रखना है, धन्वंतरी आपको याद रखना है, कालिदास आपको याद रखना है, वराहमिहिर आपको याद रखना है, छपणक आपको याद रखना है, वररुचि आपको याद रखना है। ये तो आपको पूर्ण रूप से याद रखने हैं और सभी के पास एक मोटी मोटी नज़रों से याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये जिन पे मैंने टिक लगा दिया है ये आपको ज़रूर याद रखने हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल माना गया। तो साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल माना गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन से जुड़ी हुई कुछ मोटी बात यही थी। उसके अलावा उसमें आगे है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कौन बना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक इनका पुत्र एवं इनका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त बना। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था और वही चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक बना। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में एक खास बात ये है बस आगे कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। तो इनके चंद्रगुप्त द्वितीय उत्तराधिकारी कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी और गुप्त साम्राज्य की मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित की थी। गुप्त जो है विष्णु जी की पूजा करते थे और अपने राज्य ताज के चिन्ह को गरुड़ को बनाते थे, क्योंकि गरुड़ जो है विष्णु जी जिस पे बैठ के सवारी किया करते थे, तो विष्णु जी का वाहन के रूप में गरुड़ है। तो गरुड़ इनका चिन्ह था इनके साम्राज्य का और इसको कुमारगुप्त ने अपनी मुद्राओं पर गरुड़ की बजाय मयूर की आकृति अंकित की। तो इसके बाद दोस्तों आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भानुगुप्त से बन जाता है कि क्वेश्चन यह आता है कि गुप्त साम्राज्य में एरण अभिलेख की प्राप्ति कहाँ से हुई। तो एरण अभिलेख की प्राप्ति दोस्तों चंद्रगुप्त कह रहा हूँ दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के शासक भानुगुप्त के शासनकाल में प्राप्त हुई। तो भानुगुप्त के मित्र गोपराज भानुगुप्त की ओर से हुणों से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ तथा गोपराज की पत्नी आग में जलकर सती हो गई। तो एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला। तो हुआ क्या था कि भानुगुप्त का जो दोस्त था गोपराज, वह इसकी ओर से लड़ते हुए हुणों के साथ लड़ रहा था और वीरगति को प्राप्त हुआ। और उसके वीरगति को प्राप्त होने के बाद उसकी पत्नी ने आग जलाकर सती हो गई। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एरण अभिलेख किसके साम्राज्य प्राप्त हुआ? तो भानुगुप्त से। और उसमें एरण अभिलेख में किसके साक्ष्य मिले हैं? तो एरण अभिलेख में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। भारत के इतिहास में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य गुप्त साम्राज्य में भानुगुप्त में एरण अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। इसी तरह दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यही सब इनके बारे में कुछ मुख्य विशेषताएं थी। और इन मुख्य विशेषताओं के अलावा आप इनके राजाओं का जो कई क्रम आपके लिए पूछ सकते हैं, केंद्रीय प्रशासन और एवं इनका प्रशासन का क्रम क्या था। तो प्रशासन में दोस्तों होता क्या था कि इनके प्रशासन में सबसे ऊपर होता था राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा से नीचे होते थे वो दोस्तों देश या राष्ट्र में क्या होता था कि प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी देश या राष्ट्र, समझ सकते हैं आप। तो इसके शासक गोप्ता होते थे, ये राजा से नीचे होते थे, इसके शासक गोप्ता होते थे। देश जो है भुक्ति या प्रांत में बटे हुए थे और प्रांत या भुक्ति में बटे हुए थे। यहाँ कुमार मात्यों को नियुक्त किया जाता था, यह उपाधि के नाम से अधिकारी थे। उसके बाद भुक्ति के नीचे दोस्तों होते थे विषय या जिला, यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी होता था विषयपति। और विषय जिला के नीचे दोस्तों होते थे विधि या तहसील।
वित्तीय तहसील से नीचे होती थी पैठ, और पैठ से नीचे होता है ग्राम। तो सबसे ऊपर एक राजा, उत्तराधिकारी, राजा के नीचे देश, देश से नीचे भुक्ति, भुक्ति से नीचे विषय, विषय से नीचे विधि, विधि से नीचे पैठ, और पैठ से नीचे ग्राम। यही इनका क्रम था। ग्राम का प्रधान मेहतर, मुखिया या ग्रामवर्ध होता था। तो आप इस क्रम को एक बार ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप PDF डिस्क्रिप्शन में से ले लेना। और यही दोस्तों इनका एक प्रशासनिक क्रम था। क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से बनने के कभी कभी चांस रहते हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बने, लेकिन चांस यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बनने के रहते हैं। इनके स्थापत्य कला से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो स्थापत्य कला से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो थे विष्णु जी की पूजा करते थे, तो ये वैष्णव कहलाते थे, वैष्णव धर्म को ये मानते थे। और विष्णु जी के इधर गिर्द ही इनकी सारी जो थी संस्कृति में जितने भी स्थापत्य थे वो विष्णु जी के इधर गिर्द थे। तो इनके मंदिरों के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में। ये गुप्त काल के प्रथम मंदिर है, उत्तर प्रदेश के उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर MP। ऐरण का विष्णु मंदिर सागर MP। भुमरा का शिव मंदिर सतना जिला MP। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना MP। तो आप देख सकते हैं कि 4 तो इनके MP में ही हो गए, एक और है इसके बाद में नागौद का शिव मंदिर MP। तो ये जो MP वाले हैं ये आपके लिए PCS वाले पेपर में, इसमें से बस आप याद रख, PCS के लिए तो सभी इंपॉर्टेंट है। UP SSSC में आप इसमें से एक तो ऐरण का विष्णु मंदिर आप याद रख सकते हैं कि ऐरण का विष्णु मंदिर कहाँ है, तो ये सागर जिला MP में है ऐरण का विष्णु मंदिर। उसके अलावा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश में। उसके बाद भीतरी का कृष्ण मंदिर यह है दोस्तों कानपुर में। तो यह आपके लिए दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अंत में दोस्तों थोड़ा सा फैक्चुअल जो इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यह सभी आपके लिए महत्वपूर्ण था जितना मैंने आपको पढ़ाया। और अंत में थोड़ा सा फैक्चुअल जो इनसे पूछा जाता है कि देवता के रूप में किसकी पूजा करते थे, तो ये देवता के रूप में विष्णु जी की पूजा किया करते थे। इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। राजधानी क्या थी इनकी गुप्तों की, तो पाटलिपुत्र। भाषा इनकी क्या थी, इनकी भाषा थी दोस्तों संस्कृत। प्रतीक इनका क्या था, गरुड़। गरुड़ इनका प्रतीक क्यों था, जो मैंने आपको बताया कि गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन था और विष्णु जी को देवता के रूप में मानते थे। निम्न जाति के लोगों को गुप्त साम्राज्य में चंडाल कहा जाता था। आय का स्रोत क्या था दोस्तों, कृषि एवं भू राजस्व। और भू राजस्व उगाने वाले अधिकारी को दोस्तों क्या कहा जाता था, भू राजस्व उगाने वाले अधिकारी को दोस्तों कुमारगुप्त या अमात्य कहा जाता था। और राजद्रोह करने पर दाहिना हाथ काट लिया जाता था। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और आपको इसके PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी या पसंद नहीं आई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारी वीडियो में क्या कमी लगी, क्या अच्छाइयाँ लगी।